नमस्कार। खास पेशकश हमारी जिसमें कि हम बात करते हैं बाजार को लेकर के, हर रविवार को लेकर के अपना एक खास शो हम लेकर के आते हैं ताकि अगले हफ्ते और आने वाले दिनों की हम रणनीति तैयार कर सकें। और जिस तरीके की गिरावट एक दो हफ्ते पहले देखने को मिल रही थी, ये पिछला हफ्ता जो है काफ़ी सुकून भरा रहा, जिसमें कि हमने देखा कि बाज़ार में धीरे धीरे करके इसे ही रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हमने 24,800 के स्तर को भी पार किया निफ्टी ने। अब बड़ा सवाल यही कि क्या जो गिरावट का खतरा था वो पूरी तरीके से टल गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि इस रिकवरी में भी हमने देखा कि पीएसयू शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि अब पीएसयू शेयरों के दिन लद गए हैं और अब नए सेक्टर्स के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बाजार में किस तरह की रणनीति बनाई जाए? क्या ये बाजार कॉशन के साथ आगे बढ़ने वाला है या फिर से हमें वो दौर देखने को मिलेगा कि जहां कहीं भी हमने पैसे लगाए वहां पर कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए? इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो लंबे अरसे से बाजार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अनुभव से तमाम शेयर धारक, तमाम निवेशक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो स्वागत करते हैं अमरीश बलिगा जी का। अमरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मनी 9 को अपना समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही जानेंगे सर आपसे कि क्या जो डर था, क्योंकि खासतौर से एक बड़ा वर्ग ऐसा आया हमने देखा बाजार के अंदर जो कि नया था, नए नए डीमेट अकाउंट्स खुल रहे थे और इस नए वर्ग एग्जैक्टली। ने उस तरह की गिरावट देखी नहीं कभी, और ना वो एक्सपर्ट की सुन रहे थे ना किसी की सुन, उनके अपने हिसाब से उन्होंने जहाँ कहीं भी पैसे लगाए वो पैसे बनते हुए दिखाई दिए। पहली बार जब गिरावट बजट में दिखी और उसके बाद से जो गिरावट आई, जब अमेरिका के अंदर ये कहा गया कि मंदी की संकेत मिल रहे हैं, तो फिर लोगों के जो मैसेजेस हमारे लाइव शोज़ में आने लगे कि हम तो लुट गए और बर्बाद हो गए और इतने दिनों में इतने नुकसान हुआ। शायद उन्होंने गिरावट देखी नहीं थी इस तरह का पैनिक देखने को, इसलिए उनको वहाँ पे देखने को मिला। आप ऐसे नए निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे और अभी बाजार में किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, काफी नए इन्वेस्टर्स आए। करीब अभी 15 या 16 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि लिक्विडिटी भी काफी आएगी। और जब से ये इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, मार्केट एक तरफा ही चला है। तो आपने राइटली कहा है कि उन्होंने केवल एक तरफा मार्केट देखा है, करेक्शन, बड़ा करेक्शन देखा नहीं है। तो उनको लगता है कि जो भी शेयर ले बढ़ेगा। जब भी कोई करेक्शन आता है लेना चाहिए। लेने से फिर से स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर से गेन्स होंगे। और मुझे लगता है कि आई मीन दे वे प्रूव्ड राइट। लास्ट करीब 18 महीना में दे हैव बीन प्रूव्ड राइट। पर यदि मार्केट का हिस्ट्री देखें तो इस टाइप का मार्केट काफी लंबा चलता नहीं है, या आई मीन डजंट रन टू एटर्निटी। लास्ट 3-4 साल काफी अच्छा रहा, डजंट मीन दैट और एक 3-4 साल ऐसे चलेगा। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। पर उस करेक्शन में इन लोग करेंगे क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज न्यू इन्वेस्टर जो आए हैं, इन लोग अपना कुछ रिसर्च करते नहीं है, ओनली टिप्स पे काम कर रहे हैं। और टिप्स पे काम करके इन्होंने पैसा बनाया, तो वो कॉन्फिडेंस है। और उसी कॉन्फिडेंस के लिए के कारण जो लिक्विडिटी आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। पर यदि मार्केट काफी गिरता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने बजट के बाद देखा, इलेक्शन के बाद देखा था, फिर भी हम लोग ने मार्केट करीब 5% गिरा, 6% गिरा, उससे ज्यादा नहीं गिरा था। तो उस वक्त ये इन्वेस्टर्स ने लिया और फिर से पैसा कमाया है। जी। पर यदि मार्केट 10 to 15% गिरता है, हम लोग ने ये पहले भी देखा है, 50% इंडेक्स गिरा है। पहले भी 2008-9 का यदि बात करते हैं तो 50% गिरा था। तो यदि 10-15% इंडेक्स गिरता है, तो ये सब जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस है, ये तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल्स पे लिया नहीं है, मोमेंटम पे लिया है। और यदि जब मोमेंटम खत्म हो जाता है तो इनका भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और यदि कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो जो लिक्विडिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, ऑल दिस लिक्विडिटी विल डिसअपियर। तो शायद उस वक्त काफी बड़ा पैनिक हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा टू ऑल दीज न्यू इन्वेस्टर्स कि थोड़ा बहुत अपना रिसर्च कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग क्या ले रहे हो, ताकि जब भी मार्केट नीचे आए तो आप अपना एक डिसीजन ले पाओगे कि और लेना है कि बेच के निकल जाना है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। सर, एक बात जो लंबे समय से चली आ रही है और कम से कम साल डेढ़ साल से ज़्यादा हो गए
कि भारतीय बाज़ार की वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे लोग जो है बीच बीच में अलर्ट जारी करते रहते हैं, काफ़ी महंगे लग रहे हैं। और हमने देखा भी ख़ास तौर से चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, वहाँ पर एक एक दो दो महीने, तीन तीन महीने में शेयर डबल होते हुए दिखाई दिए, कई शेयर तो एब्सोल्युटली। कई 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 गुना बढ़ गए। तो अभी क्या वाकई में भारतीय बाज़ारों की वैल्यूएशन आपको काफ़ी महंगी लग रही है? इस बाज़ार में क्या कॉशियस होकर चलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी लिक्विडिटी इतनी आ रही है कि अगर बाज़ार महंगे होते हुए बाज़ार में भी जो है बाज़ार नीचे नहीं गिर रहा और ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए सर? नहीं, देखिए, अभी तो अप्रोच कॉशियसनेस होना चाहिए, क्योंकि मैं करीब लास्ट शायद एक साल से मैं बताते आ रहा हूँ कि मार्केट्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। पर हर एक लेवल पे आई बीन प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि ऑल्दो फंडामेंटली मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा था, पर जो जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही थी, लिक्विडिटी फंडामेंटल को देखती नहीं है, लिक्विडिटी देख रही है मोमेंटम को, और उस हिसाब से मार्केट चल रहा था। पर at some point of time, there has to be a meeting point for fundamentals versus जो market levels हैं। और शायद आई मीन वो शायद वक्त आ चुका है, क्योंकि इफ यू लुक एट द Q1 अर्निंग्स शायद ये वर्स्ट अर्निंग्स थे सिंस कोविड। और हम लोग ने देखा है कि लाइक लाइक फॉर द टॉप कंपनीज करीब 4% उनका अर्निंग्स कम हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्निंग्स कम हुआ है, वेर एज मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट थिंक मैंने दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन आई मीन रन फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना ही आपको ज्यादा लिक्विडिटी जरूरत पड़ता है, उतना ज्यादा गुड न्यूज जरूरत पड़ता है मार्केट को वहां से नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। और वो मुझे लग रहा है कि अभी इस लेवल पे मिसिंग है। और जो हम लोग ने अभी देखा था डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स में, मैंने ये तो मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, नियरली 10 बैगर्स 15 बैगर्स हो चुके हैं। पर जिन्होंने नीचे लिया उनके लिए ठीक है, आई मीन इट हैज करेक्टेड अबाउट 30-35%। पर जिन्होंने ऊपर में लिया है, तो उनको काफी बड़ा लाइक लॉस हो रहा है इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज दैट इफ यू हैव द सेम थिंग हैपनिंग विद सम अदर सेक्टर्स जो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो शायद आई मीन पीपल मे स्टार्ट आई मीन पैनिकिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट्स आई मीन ओवरऑल कैन कम डाउन। सर बिल्कुल आपने सही कहा। और बहुत बड़ी संख्या में निवेशक हैं जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि मझगांव डॉक में फंसे हुए हैं ऊपरी लेवल पे, या फिर किसी रेलवे शहर में फंसे हुए हैं ऊपरी लेवल पे। डिफेंस में काफ़ी लोग हैं, जिसमें अचल है, कोचिन शिपयार्ड है, और भी बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं इसमें जो कि लोग फंस गए हैं, क्योंकि जितना ऊपर राइट। जा रहा था लोग हर लेवल पे लग रहा था खरीदो खरीदो खरीदो। लेकिन अभी की जो स्थिति है सर, कि क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? अभी हमारे यहाँ बहुत सारे जो कॉलर शो है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा कि आपको कैश में होना चाहिए और अभी डिफेंस से दूर हो जाइए। उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो दर्शक हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रोल भी किया कि क्या ये कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्या इनकी अर्निंग बंद हो जाएगी, क्या अब रक्षा पे भारत सरकार का फोकस नहीं रहेगा। तो कैसे कन्विंस किया जाए रिटेल निवेशकों को कि नहीं, एक बार ठीक है, इतने महंगे आपने ले लिए, थोड़ा दूर हो जाइए, एक बार के लिए थोड़ा लॉस बुक कर लीजिए, वरना बड़ा लॉस हो सकता है। आपकी राय क्या है डिफेंस को लेकर के, डिफेंस शेयरों को लेकर? नहीं नहीं, देखिए, यदि यदि ट्रेडिंग के लिए लिया हो, तो मुझे लगता है कि एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक। यदि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है, और आपका यदि व्यू है नेक्स्ट 5 years प्लस, 3 to 5 years प्लस, देन पॉसिबली दे कैन होल्ड ऑन, क्योंकि यहाँ से नीचे आएगा, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल लेवल्स। उस लेवल पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आई मीन सिनेरियो हैज चेंज कंप्लीटली। जी। जो जो व्यू पॉइंट था, द वे इन्वेस्टर्स वे लुकिंग एट दी स्टॉक्स, जो ऑर्डर फ्लोज हैं, सब कुछ काफी बदल गए हैं। पर जो स्टॉक 4 गुना होना चाहिए था, वो स्टॉक 10 गुना हो चुका है। सो इट कैन करेक्ट डिसेंटली वेल, करीब 50-60% का भी करेक्शन आ सकता है यहाँ से भी, आई मीन दैट कैन बी रूल्ड आउट। बट एट दोज लेवल्स, जो जिन्होंने अभी ऊपर के लेवल में इन्वेस्ट किया है, आई मीन इफ दे हैव फर्दर फंड्स टू इन्वेस्ट एट दोज लोअर लेवल्स, तो ही होल्ड करना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूंगा एक बार बेच के निकल जाना चाहिए, ताकि आप नीचे के लेवल में ले सकें, चाहिए तो। ठीक। बात ये रक्षा क्षेत्र की हुई सर।
इसके अलावा भी जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। रेलवे उसमें एक और सेक्टर रहा, काफ़ी अच्छी रैली रही, लेकिन रेलवे में उस तरह की गिरावट नहीं आई जैसे कि हमने डिफेंस में देखी। और अभी भी ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं। हाल फिलहाल में जब लग रहा था कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी, तो कैबिनेट की जो मंजूरी हुई 2-3 जो है मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के या कुछ कॉरिडोर को लेकर के, फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही है। रेलवे का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो, हालांकि ये लंबे समय से चले भी नहीं थे, 2 साल 4 साल तक, मतलब पिछले कुछ दिनों से लोग इनके बारे में बात ही नहीं करते थे और लगता था कि यहाँ कभी पैसे बन भी नहीं सकते हैं। तो राइट। अब जो है पैसे साल भर के अंदर मतलब कई गुना बने। लेकिन अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए रेलवे को लेकर के? भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? नहीं, देखिए, भविष्य यदि आप काफी लॉन्ग टर्म का बात करते हैं तो भविष्य काफी उज्जवल है, नो डाउट। पर जो मीडियम टर्म में जो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बारे में इनफैक्ट ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज काफी अच्छे आए हैं दोनों डिफेंस और रेलवेज में। जी। पर कोई बात नहीं कर रहा है एग्जीक्यूशन रिस्क का। क्योंकि आई मीन फॉर एग्जांपल, आई मीन इफ दे आर यूज्ड टू गेटिंग 100 रुपीज वर्थ ऑफ ऑर्डर्स एवरी ईयर, अभी उनके पास आ रहा है 500 रुपीज वर्थ ऑफ ऑर्डर्स। नियरली 5 गुना 8 गुना ऑर्डर्स आ रहे हैं। और उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उनको कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड सिंस दे हैव नॉट आई मीन हैंडल ऑर्डर्स ऑफ दिस साइज इन द पास्ट, ये एग्जीक्यूशन रिस्क एक काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। और ये हम लोग ने देखा है इवन लाइक लार्ज कंपनीज लाइक L&T और BHEL, आई मीन सीन इन द लास्ट सो मेनी इयर्स कि काफी बार एग्जीक्यूशन इश्यूज हो जाते हैं, सब डिले हो जाता है। और उस वक्त जो लाइक कॉन्फिडेंस रहता है इन्वेस्टर्स का इस कंपनी पे, वो निकल जाता है उस वक्त। सो आई थिंक अ सिमिलर थिंग कैन हैपन एज फार एज रेलवेज एंड डिफेंस इज कंसर्न। तो आई मीन सिंस दैट रिस्क इज नॉट डिस्काउंटेड, मुझे लगता है कि आई मीन व्हेन पीपल स्टार्ट सीइंग दैट रिस्क, शायद वी कैन सी अ वेरी गुड करेक्शन इवन इन द रेलवे स्टॉक्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। सर, अभी बाजार के लिए आपको बड़ा ट्रिगर क्या आपको लगता है कि वो ऐसा हो सकता है जो बाजार में एक नई जान फूंक सकता है? एक तो अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि अब सितंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि शायद यूएस के अंदर रेट कट हो और उसका असर भारतीय भारतीय बाज़ारों में भी देखने को मिले और आरबीआई भी शायद रेट कट करे। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है। ओवरऑल इन्फ्लेशन भले ही कमज़ोर है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन लगातार जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन पे दिखाई दे रही है। ऐसे में आरबीआई का स्टांस होना क्या चाहिए? बाज़ार के लिए बड़े ट्रिगर क्या दिखाई दे रहे हैं अगर बाज़ार को यहाँ से चलना है तो, और गिरना है तो नेगेटिव ट्रिगर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ से चलना है तो देर आर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स। फॉर एग्जांपल, जो फेड मीट हुआ था, वहाँ पे काफी क्लैरिटी है कि वी शुड हैव दैट 25 बेसिस पॉइंट कट वेरी सून। पर एक ही बात है कि इवन इफ फेड कट्स, मुझे लगता नहीं कि आरबीआई इमीडिएटली कट करेगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आए थे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी से कि दे आर नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स। पर जब फूड इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दैट शुड कूल ऑफ डिसेंटली सून, क्योंकि जिस हिसाब से मानसून हुए हैं, आई थिंक द फूड इन्फ्लेशन शुड कूल ऑफ डिसेंटली सून। पर जो मेन ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए, आई थिंक दैट विल बी द अर्निंग्स। क्योंकि जिस हिसाब से Q1 के जो अर्निंग्स आए थे डिसअपॉइंटेड थे, तो Q2 Q3 की अर्निंग्स यदि काफी इंप्रूव होते हैं यहाँ से, आई थिंक दैट कैन बी द ओनली ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू मूव अप। क्योंकि अदरवाइज जो भी गुड न्यूज़ है, वट एवर इज एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, सब कुछ अभी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो यहाँ से इसीलिए मुझे लगता है कि अपसाइड काफी लिमिटेड है यहाँ से। Whereas downside, I mean, in case there is any adverse news, geopolitical news यदि कुछ adverse आता है, and even otherwise, I mean, markets can fall under its own weight. क्योंकि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे दैट आई मीन सेक्टर लाइक डिफेंस हैज फॉलन 30%, और एक दो सेक्टर ऐसे गिरते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो निकल जाएगा। सो इफ इफ दैट हैपेंस, जो लिक्विडिटी फ्लो है वो कम हो जाएगा। और लिक्विडिटी फ्लो कम हो जाएगा तो आई मीन दैट्स व्हाट हैज बीन सपोर्टिंग द मार्केट्स ऑल थ्रू। इफ लिक्विडिटी जो सपोर्ट है वही निकल जाएगा तो मार्केट्स कैन करेक्ट डिसेंटली वेल। एक और सेक्टर जिसको लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, एक वर्ग ऐसा कहता है कि अगर भारत को ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो बैंकों का चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैंकों पे वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो कुछ एक कंसर्न नज़र आ रहे हैं वो है डिपॉजिट में कमी और क्रेडिट जो है ग्रोथ बनी हुई है।
डिपॉजिट में जो कमी हो रही है इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एफडी की दरों में बढ़ोतरी करें, लेकिन जिस तरीके के रिटर्न हमको मिल रहे हैं, लोग बैंक में डिपॉजिट करने के बजाय म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। भविष्य क्या एब्सोल्युटली। दिखाई दे रहा है बैंकों का, आपको क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि लंबा समय तक हमने बीच में देखा कि एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, हालांकि बीते 2-3 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी चिंताएं तो बनी हुई हैं बैंक को लेकर। बैंक को लेकर के आपका क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? बैंक को लेकर जो चिंता है क्लियरली वो है डिपॉजिट्स का, क्योंकि डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, और फंड्स आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन इक्विटी। इवन इफ बैंक्स इंक्रीज करते हैं उनके डिपॉजिट रेट्स बाय इवन 1%, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई मीन दे आर अर्निंग आई मीन 10-20% इन शॉर्ट टर्म। वही मैंने आई मीन दैट्स द गोल, उस हिसाब से उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में मिला भी है आई मीन फॉर ट्रेडर्स। तो 1% यदि इंक्रीज करते हैं उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिपॉजिट्स वापस आएंगे जब मार्केट गिरेगा, जब लोगों को लगता है कि एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द मार्केट उनको 1 रुपए के बदले 90 पैसा वापस आ रहा है, दैट इज द टाइम उन लोग मार्केट से निकाल के फिर से बैंक में डालेंगे। बोलेंगे कि बैंक में एटलीस्ट 100 रुपीज डालते हैं तो 107 रुपीज हो जाएगा, एटलीस्ट माई कैपिटल इज सेफ। इक्विटी मार्केट में मेरा कैपिटल सेफ नहीं है। जब इस हिसाब का आई मीन व्यू आता है, आई मीन व्हेन द मार्केट्स फॉल, दैट इज द टाइम आप लोग देखोगे कि डिपॉजिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एंड द अदर थिंग इज आई मीन बैंक्स पे प्रेशर है, इसलिए दे विल ट्राई आई मीन एवरी मेथड टू इंक्रीज द डिपॉजिट्स, और उसका भी काफी हाई कॉस्ट है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो निम्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो और भी कम होंगे बैंक्स के। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस वक्त बैंक्स पे उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। तो क्या जिनके पास बैंक के शेयर हैं अभी थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके चलें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बैंकों को लेकर के? और जो जो लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं बैंकों में, क्या उन्हें प्राइवेट बैंकों की तरफ देखना चाहिए या पीएसयू बैंक आपको अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि पीएसयू बैंक के वैसे भी अगर हम देखें Q1 के नतीजे, वो मतलब खराब नहीं रहे हैं, ठीक रहे हैं। नहीं, ठीक रहे, पर मैंने काफी सरप्राइजिंग नहीं रहे, क्योंकि इस मार्केट में लोग देखते हैं कि कितना सरप्राइज आता है, बेस्ड ऑन दैट द स्टॉक्स मूव अप। तो सरप्राइजिंग नहीं थे। और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेंगे भी बैंक्स, क्योंकि उतना बहुत चले नहीं है। इफ यू सी द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मोर स्टेबली रहे हैं। तो मुझे यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा लगता नहीं है, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू लुकिंग फॉर एन अपसाइड, तो अपसाइड ऑल्सो मुझे इमीडिएट लगता नहीं है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं बोलूंगा बैंक से दूर रहूंगा। पर जिसके पोर्टफोलियो में है, वन कैन कंटिन्यू होल्डिंग ऑन। ठीक। बैंकों की बात हो गई सर। एक और सेक्टर जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और ख़ास तौर से यूएस में जो रिकवरी दिखाई दे रही है उसको लेकर के, वो है आईटी सेक्टर। काफ़ी पिटाई हुई, बहुत दिनों तक अंडर परफॉर्म किया, अब थोड़े से हरे निशान दिखाई दे रहे हैं। छटनी का दौर थम गया है, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिन जो है वो थोड़ा बेहतर होगा। क्या एब्सोल्युटली। आईटी क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि हम उम्मीद करें कि अब रिकवरी देखने को मिल सकती है? और जो सेक्टर रिशफल हो रहे हैं जैसे पीएसयू, पावर, इन सब में जो है थोड़ी सी जो धीमापन है, क्या ये पैसा आईटी की तरफ जाता हुआ या बाकी जो सेक्टर्स हैं जो नहीं चल पाए उतना, उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? आईटी एक ही सेक्टर है जहां पे मैं देख रहा हूँ कि थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। और ये अर्निंग से नहीं है, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया है उससे समझ में आता है कि थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर आईटी। और हम लोग देखा था कि इन द लास्ट 1-1.5 years जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा था आईटी में, दैट हैज स्लो डाउन। अभी लास्ट 2-3 महीनों से देख रहे हैं कि एटलीस्ट देर इज सम एक्टिविटी ऑन दैट फ्रंट। तो ये सब आई मीन क्लियर पॉइंटर्स हैं कि आईटी सेक्टर इज लुकिंग अप। और इस लेवल पे भी वैल्यूएशंस आर नॉट टू एक्सपेंसिव। आई थिंक इस लेवल पे भी लेना चाहिए इन द आईटी स्पेस, स्पेशली द लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि वहां पे रिस्क कम होता है। एंड दे आर द वंस विच एक्चुअली मूव फर्स्ट। जब भी एक रिकवरी आती है एक सेक्टर में, द लार्ज कैप्स इन दैट सेक्टर स्टार्ट मूविंग। तो मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आईटी सेक्टर में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आईटी सेक्टर में एक चीज़ की बात बार बार हो रही है, वो है एआई। एआई कौन सी कंपनी जो है वो एआई पे ज़्यादा फोकस करेगी, उसको ध्यान में राइट। रखते हुए कोई थीम है क्या आपके मन में सर? देखिए, एज फार एज एआई इज कंसर्न्ड, मैं बोलूँगा टाटा एलेक्सी एक स्टॉक है जो शायद ले सकते हैं। टाटा जी। टेक्नोलॉजीज है,
एंड केन्स टेक्नोलॉजीज करके है। आई थिंक these are couple of stocks which can be bought from that point of view। पर मैं बोलूँगा AI is more of a fad। और हमारे उस हिसाब से एनीवे स्टॉक्स तो चलेंगे, बट देन अगेन देयर इज आल्सो अ फियर कि एआई के कारण काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा आईटी स्पेस में। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट शायद बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं हो। आई थिंक द फियर इज सिमिलर टू जो हम लोग ने 90s में देख रहे थे कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स काफी लोगों का काम जाएगा। देयर बैंक स्ट्राइक्स। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल द बैंक्स आर रनिंग ऑन आईटी। So I don't think that's a huge issue going ahead, but I think we need to take that in the stride। ठीक। सर, एक आपने टाटा एलेक्सी बोला, दूसरी कौन सी कंपनी बोली सर? Keynes टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी। तो इन दो शेयरों पे आपको निगाह रखनी होगी, खास तौर से आईटी को लेकर के जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के। इस बीच आगे बढ़ते हैं और ज़रा पावर की बात कर लेते हैं। इस बार गर्मी ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दी और उसी तरीके से हमने देखा बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों की सेल्स भी काफ़ी अच्छी कंपनियों की अच्छी देखने को मिली और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पावर को लेकर के भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? डिमांड बढ़ रही है, अभी भी कई बार जो है जब गर्मी बढ़ती है तो डेफिसिट की स्थिति हो रही है। पावर की डिमांड क्या अभी बनी रहेगी? बहुत सारे शेयर अच्छे चले हैं, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऐसे शेयर हैं जो कि कई गुना हो गए। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है पावर का आपको सर भारत में? नहीं, पावर में जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है और जिस हिसाब से कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, आई थिंक आई मीन इवन एट दीज लेवल्स पावर क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पिक्स हैं, टाटा पावर क्लियरली इज ऑन द टॉप, क्योंकि टाटा पावर काफी ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है। और दूसरा पीएसयू स्पेस से है एनटीपीसी। आई थिंक दीज टू स्टॉक्स कैन बी बॉट। एनटीपीसी और दूसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? टाटा पावर। टाटा पावर, बिल्कुल निजी क्षेत्र की जो है टाटा पावर, सरकारी क्षेत्र से एनटीपीसी, ये दो कंपनियां हैं। सर, रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ कंपनियां ऐसी रहीं जिन्होंने मतलब लग रहा था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। उसमें एक उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल सुजलॉन का रहा, पूरी तरीके से सरप्राइज़ किया किसी को। मतलब हालांकि बाद में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आनी शुरू हुई, लेकिन जब ये 7-8 रुपये से चल रहा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये शेयर जो है एक तरीके से कहानी बदल जाएगी और नतीजे इस तरीके से आएंगे। अब तो काफ़ी जो है महंगा हो चुका है। क्या जी, तो कैसे देख रहे हैं सर ये इस स्टोरी को कैसे देख रहे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से कहानी पूरी तरह पलटती हुई दिखाई दी? नहीं, देखिए, इसमें जो रन होना था एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, शायद आई मीन आई थिंक इट हैज गॉन बियॉन्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस लेवल पे मैं बोलूँगा एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इमीडिएट अपसाइड तो नहीं है। बट येस, आई थिंक आई मीन इफ यू टॉकिंग ऑफ लॉन्गर टर्म, शायद अपसाइड है। पर इट कैन कम डाउन टू लेवल्स ऑफ अबाउट 45-50 बिफोर आई मीन मूविंग अप फर्दर। तो एट द करंट लेवल्स एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर आप मुनाफा बुक करने की सलाह है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस तरह के शेयरों में ज़्यादा आते हैं। तो ये अमरीश जी का मानना है कि काफ़ी रैली आ चुकी है और अगर आप यहाँ पर निवेशित हैं तो मुनाफा बुक कर लीजिए, नहीं निवेशित हैं तो इन महंगे स्तरों पर जा करके नया पैसा लगाने की गलती ना करें, आप फंस सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा मूव यहाँ पर ऑलरेडी आता हुआ दिखाई दिया है। अब सर, अब आने वाले समय की अगर बात करें तो वो आपको कौन से सेक्टर दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो है अब सेक्टर रिशफल हो सकते हैं? कोई सेक्टर ऐसे हैं जो आपको अभी भी वैल्यूएशन वाइज आकर्षक दिखाई दे रहे हों, जहां आपको मौका आपको लगता है कि अभी भी बाकी है, जहां पर ख़रीदारी की जा सकती है, या आपको लगता है ज़्यादातर जो शेयर्स हैं या ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं उनमें वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो गई है? देखिए, ज़्यादा सेक्टर्स में वैल्यूएशन महंगी हो गई है, पर और एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि इट कैन मूव अप फ्रॉम दीज लेवल्स, वो है एफएमसीजी, जो काफ़ी इग्नोर रहा है लास्ट 18 to 24 months में। पर एफएमसीजी में बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ रूरल इनकम इंक्रीज और जिस हिसाब से मानसून हुआ है, मुझे लगता है कि जो जो एफएमसीजी का डिमांड है, आई थिंक वी शुड सी एन अपटिक गोइंग अहेड। तो एफएमसीजी ओवरऑल मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पे भी मैं बोलूँगा जो टॉप लाइन स्टॉक्स हैं, जैसे एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स टू बी बॉट। एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये अगर आप इस क्षेत्र में भी आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप जो है निवेश करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए, ये मानना है एफएमसीजी। सर, रूरल डिमांड को लेकर कंसर्न है, बहुत सारी कोशिशें इस बजट में की गई हैं, क्या आपको लगता है ये डिमांड जो है वापस लौटती हुई दिखाई देगी सर?
नहीं, क्योंकि हम लोग यदि बजट को देखते हैं, क्लियरली फोकस है रूरल पे। और इस बार का मानसून भी देख रहे हैं, इट इज नॉर्मल, अबव नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फार्म इनकम है वो बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल जो रूरल डिमांड है, आई थिंक वी शुड सी अ वेरी क्लियर अपटिक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। फार्मा का जिक्र करते हैं। इस बीच हमने देखा जब बाजार गिर रहा था तो फिर से एफएमसीजी और फार्मा के अंदर हमने देखा जो डिफेंसिव स्टॉक्स कहे जाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखाई दी। हाल फिलहाल में बहुत सारे कंपनियों के हमने देखा कि जो यूएसएफडीए से मंजूरी भी कई सारी कंपनियों को अच्छी मिलती हुई दिखाई दी। फार्मा का क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं, फार्मा डिफेंसिव नो डाउट है, पर ऑलरेडी चल चुका है। तो एट दीज लेवल्स मैं बोलूंगा कि होल्ड ऑन करना चाहिए, पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई थिंक वन शुड वेट। नया निवेश के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इंतज़ार कीजिए। ये आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। हाल फिलहाल में सर हमने देखा बांग्लादेश की जब क्राइसिस आई बहुत लोग कहने लगे कि नहीं अब तो जो है समय है निवेश करने का। टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल शेयरों में 2-3 दिन मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया। पेपर को लेकर के काफ़ी सारी बातें होने। सर पेपर, टेक्सटाइल, ये सारे सेक्टर्स कैसे लग रहे हैं? इनके बारे में बातचीत ज़्यादा हुई नहीं, इनकी कहीं पर भी बातचीत कम ही होती है। बीच बीच में जब चलते हैं तो थोड़ी बहुत चर्चा होती है। इन सेक्टर्स पे क्या करना चाहिए सर अब? नहीं, देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ, आई थिंक उसका जो फॉल आउट है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया काफी पॉजिटिव है, नो डाउट। पर इसमें यही क्वेश्चन आता है कि विल बांग्लादेश कम बैक टू नॉर्मल डिसेंटली सून? क्योंकि यदि नेक्स्ट 2-3 महीने में नॉर्मलसी आती है बांग्लादेश में, जो हम लोग पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस कैन डिसअपियर। क्योंकि अभी भी जो लेबर आर्बिट्राज है वो अभी भी डिसेंटली हाई है बांग्लादेश में। And I mean, they have been leading as compared to Indian textiles. तो I mean, in case things improve, then जो हम लोग बात कर रहे हैं, that is of no use. So जो पॉजिटिवनेस है, आई थिंक इट्स फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, 2 to 3 months। और यदि बांग्लादेश का इशू कंटिन्यू करता है, इफ इट गोज ऑन फॉर 6-8 months, 1 year, तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि इन दैट केस जो उनके कस्टमर्स हैं वो शायद परमानेंटली शिफ्ट कर जाएं, आई मीन टू आई मीन इंडियन प्रोड्यूसर्स। पर एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि आई मीन वी आर नॉट द ओनली कंपटीशन फॉर बांग्लादेश। काफ़ी दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, जहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो बट ओवरऑल इट शुड बी पॉजिटिव इन केस द प्रॉब्लम कंटिन्यूज। जी। एक सेक्टर और बात करेंगे सर, उसके बाद से अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और वो है पिछले कुछ दिनों में जहाँ पर ख़ास तौर से हमने देखा गुरुवार को और इस हफ्ते थोड़ा सा पिछले बीते हफ्ते में थोड़ी सी रैली आई है, वो है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। बीच बीच में चर्चा होती रही, बीच बीच में बजट को के पहले भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बना, लेकिन इनका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या यहाँ पर कोई बड़ी रैली आएगी या फिर जिस तरीके से ये बीच बीच में चलते हैं वैसे ही चलते हुए दिखाई देंगे? नहीं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में जो होना होना था हो चुका है, क्योंकि केमिकल स्पेशली फर्टिलाइजर्स चलते हैं जस्ट बिफोर मॉनसून्स एंड ड्यूरिंग मॉनसून्स। पर मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म रैली आएगी वो शायद स्पेशलिटी केमिकल्स में आएगी। ऑलरेडी थोड़े बहुत चल चुके हैं, बट स्टिल वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी आई मीन इट्स क्वाइट डिसेंट। क्योंकि जो हम लोग रैली देखा था 2021-22 में, और उसके बाद जो करेक्शन देखा था, आई थिंक आई मीन वी आर येट टू रीच दोज लेवल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स इज वन स्पेस जहाँ पे आई थिंक वन कैन स्टिल इन्वेस्ट। जी। सर आपसे बात करते हुए समय कब बीता पता तो नहीं चलता है, और बहुत सारे इंसाइट्स बाज़ार के बारे में आपके पास रहते हैं और लंबा अनुभव है बाज़ार का आपका। निश्चित रूप से हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे और समझेंगे कि बाज़ार सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है कि एटीएम की तरह कि बस हर रोज़ पैसे निकलते रहेंगे। समय देना पड़ता है, अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है और किसी भी भाव पे कोई भी शेयर ना खरीदें। और बहुत सारे दर्शक हमारे पछता भी रहे होंगे जिन्होंने हर भाव पे जो है शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं, और जब मना किया जाता है तो लोग थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले को जानकारी नहीं है और बाज़ार एक तरफा ही चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। चलते चलते कुछ एक अगर आप रिकमेंडेशंस आप अगर अपनी शेयर करना चाहें, हालांकि बहुत सारे शेयरों पे आपने बात की अलग अलग सेक्टर के, लेकिन अगर हमें एक पोर्टफोलियो इन लेवल्स पे बनाना हो तो जो आपको कुछ ऐसे शेयर लग रहे हो जो आप हमारे दर्शकों को कहेंगे कि हाँ मौजूदा लेवल पे लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश किया जा सकता है?
कपल ऑफ शेयर वैसे हैं, जैसे वरुण बेवरेजेस, जो मैं लाइक रिसेंटली मैं रिकमेंड करते आया हूँ। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच कैन बी बॉट एट द करंट लेवल्स। और इन एफएमसीजी वन कैन लुक एट लाइक इन द पेंट सेक्टर, कांजा नेरोलैक करके है, सो कैन बी बॉट। वहाँ पे करीब 20-25% का अपसाइड है। सो दीज आर दोज, आई मीन दोज कपल ऑफ शेयर्स विच कैन बी बॉट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जो शेयर जो इनकी वैल्यूएशन अच्छी लग रही है उनमें वरुण बेवरेज का नाम लिया गया है, कंसाई नेरोलैक का नाम लिया गया है, जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं मौजूदा स्तर पर लंबी अवधि के लिए। अमरीश सर की कोई भी सलाह जो है वो बहुत ट्रेडिंग के लिए, बहुत छोटी अवधि के लिए नहीं होती है, और अगर आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अमरीश सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम शेयरों पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आगे थैंक भी यू, माय अपना प्लेजर। अपना महत्वपूर्ण समय आप देते रहेंगे। कोई डिस्क्लोजर अगर आप देना चाहें तो। नो डिस्क्लोजर्स है, मैंने जिस शेयर्स के बारे में बात किया है, यू कैन सेफली एज्यूम मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और मेरे क्लाइंट्स के पास भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं, और जो है आप लगातार मनी 9 के साथ तो बने रहिए, लेकिन हाँ, अगर आपके कोई शेयरों से जुड़े हुए सवाल हैं तो हर रोज़ हम दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 मेरा सवाल है लेकर के आते हैं। उसमें जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। हो सकता है अगर आपका सवाल ना, आपके नाम के साथ आपका सवाल ना लिया जाए, लेकिन जिस सेक्टर में आप हैं, जिन शेयरों में आप हैं, उन पर चर्चा होती है विस्तारपूर्वक। बाजार के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप भी जुड़िए दोपहर 1 बजे हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार। मुझको इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।